Hello friends, I am Mangesh sir and today we are going to study English. Yes, our topic for today's study is 1.1 poem where the mind is without fear. So let's start the poem where the mind is without fear, written by Ravindranath Tagore. Here you can see the whole poem, where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where the words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arm towards perfection, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee into ever winding thoughts and action, into that haven of freedom, my father, let my country awake. Rabindranath Tagore. Friends, this poem is written by Rabindranath Tagore. So let's learn something about Rabindranath ji here. As little bit information about Rabindranath ji. दोस्तों, ये जो कविता है ये कविता रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखी है। उनके बारे में कुछ ज़रा इंफॉर्मेशन यहाँ पर समझ लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर born in 1861 and died in 1914. He was the author of Gitanjali and its profoundly sensitive, fresh and beautiful verse. He became the first non-European to win the Nobel Prize in Literature in 1913. बच्चों, अभी आपने समझा कि रविंद्रनाथ टैगोर जी जो थे उनका जन्म, उनकी मृत्यु कब हुई, लेकिन बच्चों उनके बारे में जानना ज़रूरी है कि वो नोबेल प्राइज़ के विजेता थे 1913 में, और ऐसा नोबेल प्राइज़ जीतने वाले वो यूरोप के अलावा जो भी लोग हैं उनमें पहले थे। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति थे जिनको ये नोबेल प्राइज़ प्राप्त हुआ। Now, let's move to the next part. This poem is one of his vastly read and discussed poem. It was originally composed in Bengali and later he himself translated it into English. This poem is from the Nobel Prize winning anthology Gitanjali. बच्चों, ये जो पोएम है Where the Mind is Without Fear, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, ये उनकी गीतांजलि जिस बुक को नोबेल प्राइज़ मिला था उस बुक से ली गई है। और ये जो बुक है ना, उसकी ये कविता लोगों ने बहुत सराहना की है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने इसको समझा है, पढ़ा है। लेकिन आपको बताने कि मैं यहाँ पे बताऊँ तो कि बच्चों ये कविता जो है पहले बंगाली में लिखी गई थी, उसके बाद इस कविता को खुद टैगोर जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न, Tagore lived during the time when India was ruled by the British. In his poem, beside political freedom from British, Tagore also appeals to God for social, educational and economic freedom for the people of India. बच्चों, ये जो लाइन हम आप पढ़ रहे थे उसका बहुत इम्पोर्टेंस है हमारी कविता में, क्योंकि हम जो कविता अभी पढ़ने वाले हैं उस कविता में कविता का विषय इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। यस, और वो क्या है देखिए। टैगोर लिव ड्यूरिंग द टाइम व्हेन इंडिया वाज रूल्ड बाय ब्रिटिश। ये कविता जब लिखी गई है ना, ये तभी का समय है जब अंग्रेज़ हम पे राज कर रहे थे। अंग्रेज़ों का जो जुल्म था वो हम पे हो रहा था। और बच्चों बात ये है ना कि अंग्रेज़ हमारे ऊपर हुकूमत जो कर रहे थे उसी दरमियान सारी हिंदुस्तान की जनता लड़ रही थी स्वातंत्रता के लिए। हमें स्वतंत्रता चाहिए थी अंग्रेज़ों से, लेकिन यहाँ पे टैगोर जी इस कविता में कह रहे हैं कि हमें सिर्फ अंग्रेज़ों से छुटकारा नहीं चाहिए, तो हमें छुटकारा चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ों से। और वो चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई है कि सोशल, सामाजिक, समाज में कुछ बुरी चीज़ें हैं उनसे भी छुटकारा चाहिए। इतना ही नहीं, एजुकेशनल कि ज्ञान के बारे में भी कुछ अड़चने थी, जिसे हम कहें कि अटकावे थे, उनसे भी छुटकारा चाहिए। इतना ही नहीं है तो इकोनॉमिकल फ्रीडम यानी हमें आर्थिक स्तर पर भी स्वायत्तता चाहिए थी।
इन सारी चीज़ों का यहाँ पे ब्यौरा दिया गया है। यानी ये कविता टैगोर जी की अपील है भगवान से कि भगवान हमें छुटकारा दे दो, लेकिन सिर्फ अंग्रेज़ों से नहीं, तो हिंदुस्तान में जो चैलेंजेस हैं उनसे भी। ज़रा समझ लेते हैं ये कविता के बारे में। दिस पोएम वॉज रिटन इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, thus it establishes link between then existing India and poets expected India। मतलब ये कविता जो है ना, ये तब लिखी गई है जब अंग्रेज हम पे राज कर रहे थे। अब टैगोर जी ये कविता लिखते वक्त दो चीज़ यहाँ पे बता रहे हैं। एक तो ये है कि देन एग्जिस्टिंग इंडिया, यानी उस वक्त जो भारत उन्होंने देखा, एंड पोइट्स एक्सपेक्टेड इंडिया, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी जो अपेक्षाएं रखते हैं कि हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए, ये कविता उसके बारे में है। इन दिस पोएम टैगोर इज इंडिकेटिंग चैलेंजेस फेस बाय इंडिया आफ्टर ब्रिटिश रूल। यानी यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हमें पता नहीं थी, हाँ हम तो उस वक्त नहीं थे, लेकिन 1947 से पहले हिंदुस्तान में क्या क्या स्थिति थी, सामाजिक स्तर पे हम कितने पिछड़े हुए थे, इन सारी चीज़ों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ही वॉन्ट्स हिज मदरलैंड टू बी हेवन ऑफ फ्रीडम, सो ही इज praying to God to guide his countrymen so as to awaken it from the deep sleep। और यहाँ पे भगवान से वो प्रार्थना करते हैं, ये भगवान हमें नींद से उठाइए। कौन सी नींद? जो नींद मतलब हमारे भारत में आज जो हमारी स्थिति है उनसे हमें उठाइए और एक अच्छी सुबह हमारे जीवन में लेकर आइए, जो सुबह हमारे अंग्रेज़ों से और आज की जो सामाजिक विषमता की स्थिति है उससे छुटकारा दे दे। बच्चों अभी समय है एक एक लाइन को पढ़ने का और समझने का। नाउ माय फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द लाइन। हियर इट इज़ योर फर्स्ट लाइन, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। नाउ लुक एट द फर्स्ट लाइन, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। हियर देयर इज नो डिफिकल्ट वर्ड, so let's begin with the explanation। Poet wants his countrymen to live fearlessly and get back their self-esteem by standing up for themselves। बच्चों यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे हमने देखी है, देखो, where the mind is without fear and head is held high। यहाँ पे कवि ये अपेक्षाएं रखते हैं कि हिंदुस्तान जब आज़ाद हो तो वहाँ के हर नागरिक के दिल में फियर शब्द जो है, डर ज़रा भी ना हो, किसी भी चीज़ का डर ना हो, ना अंग्रेज़ों का हो ना बाकी किसी चीज़ों का हो। यानी हर एक हिंदुस्तानी फियरलेसली अपना जीवन जिए। इतना ही नहीं कि वो बिना डर के जिए, अगली सेंटेंस को देखो तो, हेड इज़ हेल्ड हाई, अपने सीने को तान कर, यानी गर्व के साथ स्वाभिमान के साथ जिए, अपने सर को ऊंचा रखकर स्वाभिमान के साथ जिए। इन दिस लाइन पोएट स्टार्ट इमेजिनिंग what he would like his countrymen to be। He says that no countryman should live with fear, instead they should hold their head high fearlessly and have confidence in themselves। मुझे लगता है कि आप सबको जो मीनिंग में बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा है। अगर है तो हम आगे की लाइन की ओर चले। हाँ, देखिए अगली लाइन क्या है, where knowledge is free। Yes, now look at the second line, where the knowledge is free। Here in this line, poet wants India to be a country where knowledge is free, not only free but free flowing to everybody। Knowledge should be available to all the citizens, that is educational institution should admit students of all the races and classes। Nobody should deprive from the basic right of education। यानी यहाँ पे इस सेंटेंस का मीनिंग आपने इंग्लिश में समझा, अब हिंदी में समझ लेते हैं। नॉलेज इज फ्री, जहाँ पर ज्ञान मुक्त हो सारी चीज़ों से। मतलब क्या है कि ज्ञान जब शिक्षा दी जाए तो शिक्षा देते वक्त इंसान स्त्री है या पुरुष है, किस जाति से है, किस धर्म से है, किस वर्ण से है, इनमें उसको बांटा न जाए। ज्ञान हर व्यक्ति को मिले, शिक्षा हर व्यक्ति को मिले, भारत का हर एक नागरिक शिक्षा लेकर अपने जीवन को समृद्ध बनाए। कितना अच्छा विचार है ना बच्चों। टैगोर जी ने यहाँ पे ये अच्छी बात कही है कि जब मेरा भारत आज़ाद हो तो वहाँ पे हर एक व्यक्ति को शिक्षा मिले। और आज हम देख रहे हैं
हिंदुस्तान के हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ है। मतलब टैगोर जी का जो सपना था, उन्होंने देखा था, आज वो सच हो रहा है। नाउ माय फ्रेंड्स, it's time to move to the next line, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Yes, here you have some difficult words. The first is fragments, means small parts. बच्चों यहाँ पे जो लाइन है ना, उसके अंत में देखो फ्रैगमेंट्स हैं, मतलब छोटे छोटे टुकड़े. ओके, फ्रैगमेंट्स. ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. And the next one that you can see on your screen at the end of second line, narrow domestic wall. It's a difficult word, but what is the meaning of narrow domestic wall? Let's study it. It means that division on the basis of religion, caste, class and color in societies and between countries of the world. यानी कि धर्म, जिसे हम कहें वर्ण, या फिर समाज के स्तर, जिसे हम कहें कि रिच एंड पुअर, ऐसे चीज़ों में समाज की जनता का बंटवारा करना, यानी हिंदुस्तान का, जैसे हम कहें कि भेदभाव जिसे कहते हैं, वो करना, यानी हिंदुस्तान की जनता में एक प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट एंड क्रीड कर देना. तो बच्चों, इस पूरी लाइन का मीनिंग हमें समझना है. चलो आगे चलते हैं. नाउ लेट्स मूव टू द मीनिंग ऑफ दिस लाइन. Here the poet wants unity of India, and so he is saying that all the various regions of India and their people should be united instead of fighting amongst themselves. They should fight together against common enemy to determine their common fate. He envisions a united India that is not divided on the basis of caste, creed, religion, etc. बच्चों, यहाँ पे कितना अच्छा विचार टैगोर जी ने मांडा है. यहाँ पे देखिए कि बताया गया है कि टैगोर जी कहते हैं, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल. मेरे हिंदुस्तान को भविष्य में आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन कौन से चीज़ों से? कि जहाँ जो भारत हो वहाँ पे भेदभाव न हो, किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति से भेदभाव न किया जाए, बल्कि इसमें एक अच्छी चीज़ प्रदर्शित की गई है कि हिंदुस्तान की एकता. हाँ, हम एक हो और एक होकर हमें लड़ना चाहिए. समाज के बुरी चीज़ों से हमें लड़ना चाहिए, हमारे दुश्मनों से लड़ना चाहिए, लेकिन हम दुश्मनों से तब लड़ सकते हैं जब हम एक हो. यानी यहाँ पे एकता का विचार यहाँ पे टैगोर जी हमें बता रहे हैं. वो भविष्य में ये सपना देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की सारी जनता एक है और लड़ रही है. अब आज की स्थिति देख लीजिए, आज पूरा हिंदुस्तान एक हो गया है. हम हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी से एक कदम मिला के चल रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान आज कोरोना जैसी इस महामारी के संकट में इकट्ठा होकर लड़ रहा है. यही कुछ सपना टैगोर जी ने भी देखा था. नाउ माय फ्रेंड्स, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन. ओके, सी द नेक्स्ट लाइन, वेयर द वर्ड्स केम आउट फ्रॉम डेप्थ ऑफ ट्रूथ. Now there is no difficult word here. So let's begin with the meaning. So what the meaning is? Meaning is very simple. Poet says that in the India of his dream, everyone should speak the truth. No one should lie for his own benefit. Poet wants his countrymen to be sincere and truthful. See the word sincere and truthful. Yes. The first line, although there are two lines, we are learning the first line, where the words came out from the depth of truth. यानी मेरा हिंदुस्तान जब आज़ाद हो तो आज़ाद हिंदुस्तान का हर नागरिक सच्चाई से बात करे, सच्चे दिल से बात करे, और कोई भी व्यक्ति झूठा बर्ताव ना करे, अपने निजी स्वार्थ के लिए असत्य अन्याय का मार्ग ना चुने. हर एक इंसान जो सत्य अहिंसा का मार्ग बताया गया है, उस सत्य अहिंसा के मार्ग पर चले, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाए. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ. हाँ, अगर समझ में आ रहा है तो मुझे बताइए. और बच्चों, अगर कोई दिक्कत है तो ज़रूर मुझे फ़ोन कीजिए और बताइए कि आपकी दिक्कतें क्या हैं. मैं ज़रूर उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करूँगा. नाउ इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन, एंड द नेक्स्ट लाइन इज वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन. Yes, here you have difficult words. The first is
tireless striving. So what do you mean by tireless striving? It means continuous efforts, लगातार परिश्रम करना, continuous efforts. And the next one is stretches its arm, means aiming at achieving the goal, यानी अपने लक्ष्य की ओर मार्गाक्रमण करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करना. नाउ लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन. हियर पोएट वांट्स एवरी मैन शुड मेक एन एफर्ट्स टू इम्प्रूव हिमसेल्फ एंड कीप ट्राइंग till he reaches a stage of self perfection. All the countrymen should take efforts to take India ahead. यानी इसका मतलब क्या हुआ? देखो बच्चों, मतलब तो एकदम सीधा है, सादा है. ये भारत की हर जनता को मेहनत की ओर लेके जाने वाला कदम. यस, यहाँ पे कहा गया है कि मेरा हिंदुस्तान ऐसा हो कि जहाँ पे लोग परिश्रम करें, मेहनत करें, उनका हर एक कदम जो हो वो इस तरीके से बढ़े कि हिंदुस्तान को आगे लेकर जाए. यस, हर व्यक्ति के नज़र में अपना ध्येय हो कि हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़े, और उस ध्येय को प्राप्त करने के लिए जो भी परिश्रम करना चाहिए वो हर इंसान करे. सीधा सिंपल मीनिंग है, बहुत अच्छी पोएम है. और टैगोर जी जो अपेक्षाएं रख रहे हैं, हम उन अपेक्षाओं पे उतरने की कोशिश कर रहे हैं. आज हिंदुस्तान को हम देखें तो बच्चों देखिए, एक ध्यान देने वाली बात यह है, 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था तो हम कहाँ थे? आज 2020 में हैं, और 2020 में हिंदुस्तान कितना आगे बढ़ गया है. बहुत सारी चीज़ों को हमने पीछे छोड़ दिया है और हिंदुस्तान एक महासत्ता बनने के प्रयास में है. और ये ज़रूर बनेगा. आप जैसे बच्चे जब काबिल होंगे, आगे बढ़ेंगे, हिंदुस्तान का नाम रोशन करें. इसीलिए ये कविता आपको दी गई है. नाउ माय फ्रेंड्स, इट्स टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट लाइन. यस, the next line is, where the clear stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of bad habit. Here you have some difficult words. First is stream of reason, means flow of good thoughts. यानी पहला शब्द देखो क्या है, stream of reason, यानी कि अच्छे विचारों का प्रवाह. सेकेंड वन इज डेड हैबिट. दूसरा शब्द जो है वो दूसरी लाइन के अंत में, डेड हैबिट. इट मीन्स ओल्ड ट्रेडिशन, रिचुअल्स एंड कस्टम्स दैट आर हार्मफुल. अब ये डेड हैबिट का मतलब जो है ना, कि उस जमाने में जो बुरी प्रथाएं थी, बुरे संस्कार थे या बुरी ख्यालात थे, जिनकी वजह से समाज की हानि हो रही थी, उनको बदलना ज़रूरी था. समय के हिसाब से शायद वो उस वक्त ठीक भी होंगे, लेकिन समय बदलने के बाद उन्हें बदलने की ज़रूरत थी. यस, दैट इज dead habit. Now let's understand the meaning. Here poet imagines the reason to be a stream of water through which one can progress easily and without encountering too many obstacles. At the same time, he is imagining bad habits to be a desert. The stream of good reasons seems to lost in the sand of bad habit. This means if people of country will blindly believe in old rituals and customs that are harmful, we will not be able to make progress. So he is saying that we should widen our views and thoughts and stop following harmful thoughts. बच्चों, ये कविता जो है और इसकी ये लाइन जो है ज़रा ज़्यादा अहमियत रखती है. क्यों? कि यहाँ पे समय क्या बता रहा है. देखो कि उस वक्त कुछ ऐसी प्रथाएं थी, कुछ ऐसे रिवाज थे, रिचुअल्स थे कि जो उस वक्त के समाज को थोड़ा सा अन्याय कर रहे थे. आप कुछ चीज़ों को जानते हैं कि जैसी सती की प्रथा थी, पति के मृत्यु के बाद पत्नी को जलती हुई चिता में जलाया जाता था. एक जिंदा व्यक्ति को जलाया जाना ये बुरी प्रथा है. या और भी चीज़ को हम जैसे जान लें, जैसे हमें पता है कि कुछ लोगों को अछूत माना जाता था, उनकी परछाई से भी लोग दूर रहते थे. या और अगर हम समझने जाएं तो महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, महिलाओं को घर से बाहर व्यापार व्यवहार का भी अधिकार नहीं था. न जाने ऐसे कितने अनगिनत चीज़ें थी जो समाज को एक डेड हैबिट बन चुकी थी, एक समाज को कीड़ जैसी लग रही थी. अब बच्चों क्या है कि इनको दूर हटाना चाहिए. अगर प्रोग्रेस करना है तो पांव खुले होने चाहिए, पांव में जंजीर हो तो आगे बढ़ने
की कोशिश जाया है। तो इसी वजह से यहाँ पे टैगोर जी कहते हैं कि जैसे अच्छे ख्यालों का प्रभाव अगर डेजर्ट यानी जिसे हम कहते हैं कि डेजर्ट में अगर वो पानी का प्रवाह चला जाए तो यूजलेस है। वो डेजर्ट की सैंड जो है वो कभी भी उस पानी को पकड़ के नहीं रख पाएगी। और इसी वजह से जब मेरा भारत आज़ाद होगा तो भारत इन बुरी प्रथाओं से, रिचुअल से, इन बुरी चीज़ों से भी ज़रूर आज़ाद होना चाहिए। नया भारत नए विचारों का भारत होना चाहिए। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन। Where the mind is led forward by thee into ever-winding thoughts and action, into that haven of freedom, my Father, let my country awake. Let's start with the first line because there are two lines. The first one is where the mind is led forward by thee into ever-winding thoughts and action. Here there is one difficult word, that is ever-winding. Look at the first line. There is no difficult word, but in the second, it is there, ever winding. It means forever broadening one's outlook. Forever broadening one's outlook मतलब अपने विचारों को, अपने दृष्टिक्षेप को थोड़ा सा और बड़ा करना या अपने विचारों को थोड़े से वाइडन कर देना। Now, my dear friends, let's understand the meaning. Here, poet wants his countrymen to broaden their thoughts and vision and convert it into action. All the people should have thoughts of progress and their action should take country ahead. बच्चों सीधी लाइन है, मीनिंग भी सिंपल है कि टैगोर यहाँ पे अपेक्षा रखते हैं कि वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय द इनटू एवर वाइंडिंग थॉट्स एंड एक्शन। इंसान की कृति जो होती है ना उनके विचारों से प्रेरित होती है। अगर हमारे विचार संकुचित हो तो हम कभी भी ऊंचाई की तरफ जाने का प्रयास करते नहीं। और इसी वजह से टैगोर कहते हैं कि हमारे विचार, हमारे भारत के हर नागरिक का विचार, जब हमें आज़ादी मिले तो हर एक नागरिक का विचार ऊंचाई को छूने का हो, उसके विचारों को एक नई कक्षा मिले, उसके विचार इतने उच्चतम हो कि उस उच्चतम विचारों की वजह से उसकी एक्शन, उसकी कृति भी उसी तरीके से बने। जब हमारे विचार अच्छे होते हैं, जब हमारी कृति अच्छी होती है तो हमारे हाथों से अच्छा कार्य बनता है। और हिंदुस्तान का हर एक नागरिक अच्छा कार्य करे तो हिंदुस्तान कुछ ही दिनों में आगे बढ़ेगा। कितना अच्छा ख्याल है बच्चों, आपको भी ज़रूर लगता होगा ये। अब हम आ रहे हैं अपनी कविता की आखिरी चरण में। नाउ वी आर इन द लास्ट लाइन। सी द लास्ट लाइन, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। इन दिस लाइन पोएट इज स्पीकिंग टू गॉड। द वर्ड my father refers to God. He wants his country to be like heaven, where all the citizens would be truly fearless. They should have thought of progress, and their thoughts will translate into action. Where everybody will have knowledge, there will be no discrimination on the basis of caste and religion. Every man will speak the truth. People will stop following harmful customs and tradition. All the people will follow the path of God. Thoughts and action of people will take country ahead. Thus, they will be independent, not just in the name, but also in spirit. He prays to Almighty to let his country wake up to such an ideal abode of freedom. Yes, my dear friends, now हिंदी में जान लेते हैं इसका मतलब क्या है। इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर। बच्चों यहाँ पे ना ये आखिरी चरण में टैगोर जी जो है ये कह रहे हैं कि माय फादर। अब ये माय फादर शब्द जो है वो भगवान से जुड़ा हुआ है। वो भगवान से कहते हैं कि हे परमेश्वर, हे परमात्मा, आप जो हो इस पूरी दुनिया के पिता हो, इस पूरी दुनिया के पालन करता हो। सो आपसे मैं ये विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि मेरे भारत को फ्रीडम दो, आज़ादी दो। लेकिन आज़ादी देने के भारत स्वर्ग जैसा लगना चाहिए। और कैसा स्वर्ग? तो जहाँ पे कोई भी इंसान जो है वो किसी भी चीज़ से डरा ना हो, जहाँ पे कोई भी इंसान जो हो वो
शिक्षा का अधिकार प्राप्त करे, जहाँ पे हर एक इंसान अब मेहनत करे, अपने आचारों को, विचारों को इस तरीके से ऊंचा बनाए कि उसके विचारों से, उसकी कृति से हिंदुस्तान आगे बढ़े। हमारा हर कदम परफेक्शन की तरफ हो, हमारा हर कदम भारत को अगले आयाम को प्राप्त करने की तरफ हो। हमारे भारत में जो बुरी प्रथाएं वो खत्म हो जाए, अच्छे विचार भारत में बने जाए। इतना ही नहीं तो हमारे भारत में हर एक इंसान नया सपना देखे भारत की उन्नति का, भारत के प्रोग्रेस का, और वैसे ही कार्य करे कि जो भारत को आगे लेके जाए। हाँ, और यहाँ पे और एक और चीज़ कहते कि भारत जब स्वतंत्र हो तो सिर्फ अंग्रेज़ों के चुंगल से नहीं, अंग्रेज़ों के जुल्मों से नहीं, तो भारत इन सारी बुरी चीज़ों से छुटकारा पाए और एक नया भारत बने, ऐसा भारत बने जो स्वर्ग से भी सुंदर हो। और इसी वजह से वो कह रहे हैं कि लेट माई कंट्री अवेक, जो नींद में हम हैं उस नींद से जब हमारी सुबह होगी तो आने वाली सुबह ऐसी अच्छी हो, सुंदर हो, ऐसे अच्छे भारत की कल्पना इस कविता में की गई है। आई होप माई डियर फ्रेंड्स यू हैव अंडरस्टूड द पोएम। इफ इट इज यस लेट मी नो ऑल्सो, इफ इट इज़ नॉट लेट मी नो ऑल्सो। कविता यहाँ पे ख़त्म हो रही है बच्चों। इट्स टाइम टू एंड आवर लेक्चर। सी यू सून इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। बाय, टेक केयर।